Hello everyone, welcome to another lecture of basic tool of physics। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अब बारी है कि हम इंटीग्रेशन को पढ़ें। डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद हम इंटीग्रेशन को इसलिए भी पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन को जैसे हमने पढ़ा था उसी तरीके से इंटीग्रेशन को फिगर और डायग्राम के साथ पढ़ने में आसानी रहती है। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ होएगा, डिफरेंशिएशन असल में होता क्या है, सिमिलरली इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब आप किसी क्वेश्चन को या डेरिवेशन को करेंगे तो इसका अप्लाई करने के पहले ही आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि हाँ डिफरेंशिएशन का यहाँ यूज़ होना वाला है, इंटीग्रेशन का यहाँ यूज़ होने वाला है। आपको किसी तरीके से रटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, है ना। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सम है या फिर एडिशन है। क्या है, या तो सम है या फिर एडिशन है। ठीक है, अगर मैं सम या एडिशन है मैंने बोला है, कैसे समेशन या एडिशन है ये हम अभी बात करेंगे। और इसका यूज़ कहाँ होता है, सम करना, एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए, है ना। और आप इस तरीके से देखो कि अगर आपको है ना वेलोसिटी और टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ निकालते हो तो इसके ग्राफ को अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकल आएगा। तो ये आपके 3 में बेसिक यूज़ बता रहा हूँ। कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम अभी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सम और एडिशन तो है, पर किस तरीके से है। सम और एडिशन तो हमारा समेशन भी होता था, समेशन को भी सम और ऐड करता है। सिंपल एडिशन साइन को यूज़ करते थे ऐड करने के लिए। दो फिगर्स को अगर ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है तो सिंपल प्लस साइन है ना। मगर कई सारे हमको नंबर्स को ऐड करना होता है, फंक्शंस को ऐड करना होता है, तो हम समेशन साइन को यूज़ करते हैं। तो फिर इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये सम और एडिशन है। चलिए देखते हैं उसको डायग्राम के हेल्प से। हम देखते हैं कि अगर एक कर्व है, ये रेड कलर की लाइन बनी हुई है, ये एक कर्व है और ये कर्व का मेरे को एरिया निकालना है। ये येलो वाला पूरा रीजन मेरे को एरिया निकालना है ना, इसका एरिया निकालना है। तो इस एरिया का कोई फिक्स शेप तो है नहीं, इस एरिया का कोई फिक्स शेप तो है नहीं, तो इसका एरिया निकालते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विड्थ का हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अब ये सारे रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो क्या है, डेल्टा एक्स है ना। ये सारे रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है डेल्टा एक्स, इनकी विड्थ बराबर है। ठीक है, इन्हीं ये रेक्टेंगल्स को है ना हम स्ट्रिप कह देते हैं, इन्हीं रेक्टेंगल्स को हम स्ट्रिप कह देते हैं। क्योंकि ये हाथ से बना है तो आपको सबकी विड्थ बराबर नहीं लग रही होगी, मगर इन सब की विड्थ आपको बराबर मान के चलना है। तो मैं इन सारे विड्थ की इस सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर देता हूँ। जब मैं इन सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 टोटल 12 रेक्टेंगल है। इन 12 रेक्टेंगल को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे एक एरिया निकल आएगा, मुझे एक एरिया निकल आएगा, मुझे एक एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब ये एरिया जब निकल आएगा तो हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे रीजन है ना वो ऐड नहीं हुए हैं, जिसको ये मैंने ग्रे पेन, हल्के ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच, इसको ग्रे स्केच पेन से मैंने हाईलाइट किया है। तो ये वाले रीजन आपके छूट जाते हैं। जब ये रीजन छूट जाते हैं तो एरिया जो है वो एक्यूरेटली तो कैलकुलेट हुआ नहीं,
एरिया एक्यूरेटली तो कैलकुलेट हुआ नहीं, ठीक है। एक्यूरेटली तो कैलकुलेट हुआ नहीं। तो इस एरर को कम करने के लिए हमने क्या किया, हमने थर्ड स्टेप पे गया, हम देखते हैं इस डेल्टा एक्स को और छोटा कर देते हैं, इस डेल्टा एक्स को और स्मॉल कर देते हैं। तो ये डेल्टा एक्स को जब मैंने स्मॉल किया तो क्या हुआ, डेल्टा एक्स को स्मॉल कर दिया तो ये और छोटे और ज़्यादा से ज़्यादा रीजन को कवर करने लगा। तो यहाँ ये रीजन जो हाईलाइटेड रीजन है जिसको हमने ग्रे स्केच पेन से किया था, यहाँ देखते हैं वो रीजन बहुत ही छोटा हो गया। मतलब जो एरिया नहीं कवर हो रहा था, जो एरिया छूट रहा था, वो उसकी जो साइज़ है वो कम हो गई, उसकी साइज़ कम हो गई। अगर इस एरिया की बात करें, इस एरिया की बात करें, आप देखिए ये कितना छोटा छोटा हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एक्स स्मॉल करने से आपका एरर भी क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 सेंटीमीटर का अगर विड्थ थी तो यहाँ 2 सेंटीमीटर कर दी, एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो आपका एरर भी स्मॉल हो गया। तो क्या है, मैं चाहूँगा कि विड्थ को, मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर विड्थ को कम कर दो तो एरर बहुत कम हो जाता है, तो मैं विड्थ को एकदम मिनिमाइज कर दूंगा। क्या करूँगा, मैं विड्थ को बिल्कुल मिनिमाइज कर दूंगा, नियर अबाउट नेग्लिजिबल कर दूंगा। उसको लिखने का तरीका है डेल्टा एक्स टेंड टू 0। आप देखिए ये येलो कलर की स्ट्रिप है ना, ये भी एक रेक्टेंगल है लेकिन विड्थ बहुत स्मॉल है। तो ऐसी विड्थ को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इसका विड्थ मेजरमेंट इज नॉट इजी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ मुझे इसका एरिया निकालना होता तो मैं क्या कर देता, सबमेशन करता, है ना, सारे रेक्टेंगल का एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स, 1 से लेकर के 20 तक सबका एडिशन करता, ये हो गया सबमेशन। अब इसकी विड्थ है आपकी डेल्टा एक्स। तो अब आप क्या करोगे, आप सबमेशन को क्या करोगे, सबमेशन आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। समेशन आपका क्या हुआ, इंटीग्रेशन हो गया। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है आपका dx, डेल्टा एक्स क्या है आपका dx के बराबर हो गया। वो जो विड्थ है वो एकदम कम हो गई, dx हो गई। तो जब आपका विड्थ डेल्टा एक्स टेंड टू 0 हो जाता है तो सबमेशन को आप क्या लिख देते हो, सबमेशन को आप क्या लिख देते हो, इंटीग्रेशन। और वो जो स्लाइस की विड्थ थी डेल्टा एक्स, वो एक जो स्ट्रिप की विड्थ थी डेल्टा एक्स, वो कितनी हो गई, dx, है ना, वो क्या हो गई, dx। तो ये है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन की ज़रूरत यहाँ पड़ गई। एरिया को एक्यूरेटली, तो अगर हम देखें कि मेन एम क्या है, अगर हम देखते हैं कि एरिया को इज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड, है ना, एरिया इज एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। तो सिंबल क्या है, इंटीग्रेट करना है और dx उसकी विड्थ के टर्म में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये नंबर 1 कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा मैं एक जनरल बात बता दे रहा हूँ, जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर यहाँ मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, ये एक्स आई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा dx, है ना। जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो अगर यहाँ है dy, डोमेन है y एक्सिस, तो यहाँ जो फंक्शन होना चाहिए वो भी y के टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आपका जब जो आपका डोमेन है, आपका फंक्शन भी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।
अगर सेम नहीं है तो आपको उसको लाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस एरिया की बात कर लें, ठीक है, इस एरिया की बात कर लें, तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरा इससे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आप सर बोलोगे जैसे 1 to 20 है, ये तो लिमिट है। यहाँ पे तो कुछ कि हमें 20 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, 1 से लेकर के 20 तक का, तो हमारा ये एरिया निकल आएगा। 1 से लेकर के अगर 20 रेक्टेंगल तक का हम कैलकुलेट करें तो हमारा ये कर्व के अंदर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ कुछ लिमिट नहीं है? क्या यहाँ लिमिट नहीं है? बिल्कुल होती है ना। यहाँ को जैसे नंबर है तो क्या इंटीग्रेशन में कोई नंबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हम एक और टर्म्स को करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एग्जैक्टली अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ कि आगे क्या क्या चीज़ हमें यूज़ होने वाली है। तो अगर मैं एरिया बोल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये सेम कर्व है, और मैं आपको बोल दूँ कि मेरे को इस रेड कर्व का एरिया तो निकालना है, पर एरिया कहाँ से कहाँ करके बीच में होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया होना चाहिए। मान लीजिए पॉइंट ए से बी तक, है ना। ये कर्व का कोई फंक्शन भी आपको दिया होगा, जैसे यहाँ एक्स है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि इतने हिस्से का एरिया निकालना है तो आपको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, डोमेन तो dx है ना, dx है, जो फंक्शन है उसी का डोमेन होना चाहिए, dx है। मगर किसके किसके बीच में? a से b के बीच में। एरिया कहाँ से कहाँ है? ए से बी के बीच में, मतलब चालू कहाँ से हो रहा है एरिया, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे अपर लिमिट, और इस चीज़ को कहेंगे हम लोअर लिमिट। तो ऊपर जब हमारे पास लिमिट नहीं दी हुई थी तो इस चीज़ को कहते थे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल। इस चीज़ को हम कहते थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो आपकी मैंने ये 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, और ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से भी पहले आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जब डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होता है तो आपका समेशन होगा इंटीग्रेशन, और डेल एक्स होगा dx। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रेशन और क्या होता है, इंटीग्रेशन और क्या होता है ना। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से अपने साथ याद रखना होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कंसेप्ट 4 की मैं अगर बात करूं कि इसके अलावा मैं क्या जानता हूं इंटीग्रेशन के बारे में, तो इंटीग्रेशन इज रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है? रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएट करना, है ना, अलग अलग करना। एक ये भी डिफरेंशिएशन इटसेल्फ इट, और इंटीग्रेशन मैंने बताया ऐड करना। तो क्या इसका प्रूफ क्या है, किस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं? हम फॉर्मूला इटसेल्फ देखते हैं, हम जो एक बेसिक फॉर्मूला है उसकी मदद से इसको समझेंगे, है ना, उसकी मदद से इसको समझेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इसका एक एप्लीकेशन भी क्या है ना। तो रिवर्सिबल ऑफ डिफरेंशिएशन है कैसे, हम देखते हैं, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये क्या था आपका, हाँ ये क्या था आपका, एन एक्स का पावर n-1। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ
कि आप इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, x की पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो आपका डिफरेंशिएशन इससे आएगा x का पावर n। कैसे? ये फॉर्मूला देखो, n की जगह आपके पास क्या है, n+1 है, तो आप n की जगह क्या लिखोगे, n+1 रखोगे। नीचे डिफरेंशिएशन में भी n+1 है, फिर n की जगह भी रखोगे, ये और ये कटा, n+1 कटा, तो आपका क्या आ गया, x का पावर n, x का पावर n आ गया। तो x की पावर n+1 का जब मैं डिफरेंशिएशन इसका मैं जब डिफरेंशिएशन देखता हूँ तो ये आता है ना। मगर जब मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखता हूँ तो वो जस्ट जिसको डिफरेंशिएट करता था वही आया, ठीक है, जिसको डिफरेंशिएट किया वही आया, जिसको मैंने डिफरेंशिएट किया वही आ गया, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएट किया था x की पावर n+1 अपॉन n+1 को, तो उसका डिफरेंशिएशन आया x की पावर n। और जब मैं इस x की पावर n को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये फॉर्मूला है जो इंटीग्रेशन में है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c क्या होता है इसके बारे में अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये c क्यों लगाया जाता है ना, ये c क्यों लगाया जाता है। सी को समझने के लिए कि साथ में जब इंटीग्रेट करते हैं हम, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये x की पावर n, ये फॉर्मूला को हम देख लेते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है कि अभी हमें जो ग्राफ इंटीग्रेशन में, ग्राफ का क्या काम है, ग्राफ में इंटीग्रेशन कैसे लगता है, उसके लिए यूज़ होएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये सी कैसे आया। तो हम देखते हैं कि अगर मैं x² का डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, x² का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे आएगा, आंसर आएगा 2x, है ना। और इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो x² आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो x² आएगा। अच्छा, अगर मैं x² प्लस 2 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, अगर मैं x² प्लस 2 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, तो x² को डिफरेंशिएट करने पे मेरा आंसर आएगा 2x, और 2 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तो आएगा 0, तो ये हो गया 2x, है ना। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, 2x को इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा, 2x को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, x²/2 तो आ ही जाएगा, है ना, x²/2 तो आ ही जाएगा। अब +2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, हम देख लेते हैं। तो मेन पॉइंट ये कि +2 आएगा कि नहीं आएगा, मेन पॉइंट ये है कि x² का डिफरेंशिएशन भी 2x आ रहा है और x² प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x आ रहा है, ठीक है। अगर मैं x² प्लस 10 की पावर 5 भी कर दूं, 10 भी कर दूं, तो भी आपका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। तो मुझे मालूम है कि x² प्लस कोई भी कांस्टेंट, x² प्लस कोई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, 10 की पावर 5 भी कांस्टेंट है, इसकी जगह अगर -100 भी होता, x² -100 भी होता तो भी डिफरेंशिएशन क्या आता, 2x ही आता। तो x² प्लस c इतने को अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x ही आ रहा है, डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 2x ही आ रहा है। अच्छा, जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट अगर ऐड है x² में, उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, कहीं पे भी डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में अंतर नहीं दिख रहा है। तो जब मैं इसके रिवर्स करता हूँ,
मतलब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो एक्स स्क्वायर बाई 2 है या वो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वो एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या फिर एक्स स्क्वायर -100 है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 10⁵ है। कोई भी पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2x को इंटीग्रेट करके। इसलिए जब भी किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे यहाँ फंक्शन है 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन मुझे क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर तो हर में कॉमन है, पर सेकंड कांस्टेंट वैल्यू कॉमन नहीं है, तो हम प्लस लिख देते हैं c। हमें नहीं मालूम है कौन सा कांस्टेंट टर्म ऐड है। जब रिवर्स प्रोसेस करते हैं, डिफरेंशिएट की जगह आंसर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर। इसलिए 10⁵ भी हो सकता है, -100 +2 या कुछ भी नहीं, 0 ऐड हो सकता है, इसलिए हम +c लगाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि +c क्यों लगाया जाता है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको ये लॉजिक दे दिया c का, c कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि हमें ग्राफ को और इंटीग्रेशन को और अच्छे से समझने में मदद मिले। ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला तो हमारा था कि x⁴n का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ सॉरी, तो ये होगा x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, और अब जो मैं लिख रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसको लिख दूं कि a⁴x का इंटीग्रेशन करके बताओ, a⁴x का इंटीग्रेशन करके बताओ, तो हमेशा जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है ये हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला सिर्फ a को इंटीग्रेट करके बताओ, क्वेश्चन में है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम देख लेते हैं। तो फंक्शन की जगह हमने रखा a dx। अब हम क्या करें, तो क्या a को हम लिख सकते हैं a इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, x⁴0, 1 को हम लिख सकते हैं x⁴0। ठीक है, तो जो भी आपका इंटीग्रेशन है ना, आप इंटीग्रेट किसको करोगे, इस टर्म को करोगे, क्योंकि ये फंक्शन और डोमेन सेम वेरिएबल में है। तो a को आप बाहर ले लेंगे, आप सिर्फ किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस फंक्शन को। ठीक है, आप x⁴0 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैंने देखा फॉर्मूला में क्या है, x⁴n का dx का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1। यहाँ n किसके बराबर है, n 0 के बराबर है, तो आप यहाँ क्या लिखते हो, 0+1 अपॉन 0+1 प्लस c। तो ये चीज़ क्या हो गई, x है ना, ये क्या हो गई ax प्लस c। तो आपका इम्पोर्टेंट लॉजिक जो मैं आपको बोलूँगा कि आपको याद रखना है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक है कि कभी भी कांस्टेंट अगर कोई है तो
उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आना है, आउटसाइड इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर आप इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो आप a को सीधे बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, x³/3 + c। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि सर क्या ये तो a इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ होगा, ऐसा भी कर लीजिए, मगर ये तो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं, तो a.c भी, इसको पूरे को c भी लिख सकते हैं या फिर c' भी लिख सकते हैं। अब अगर हम a dx का इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करें, तो मैंने क्या बताया था कि आपको कि a × 1 की जगह क्या ले लेना है, x⁻0, और ये आपको इंटीग्रेट करके क्या दे देगा, ax, है ना। अब अगर a की जगह 1 होता, मैं कह रहा हूँ a की जगह 1 होता, यहाँ सिर्फ dx होता, तो इंटीग्रेशन आपका क्या होता, आपका इंटीग्रेशन होता x। तो आपको पता चल गया एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सिंपल 1 का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, x। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी है। कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन ax आ गया, इंटीग्रेशन अगर dx का क्या होगा, x आएगा। कांस्टेंट क्यों ऐड होता है ये भी हमने देख लिया। ठीक है, आप इन सब के नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए। अब हम एक और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ किस तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे और वहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले भी